चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें लेकर आए हम। तो एक एक करके बारी बारी से हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे, उसको देखना हमें। इसमें जो ये कॉन्सेप्ट जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो आपके यूपी बोर्ड है उसमें एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, किस तरीके से आपका एग्जाम आएगा सारी डिटेल देंगे इसमें। आपके जो आपका पेपर है वो पूरा का पूरा हम 100 नंबर का पेपर आएगा, उस पूरे 100 नंबर के को पूरा कराएंगे। देखिए क्लास 12 में आपका क्या क्या आता है, पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो किस तरीके से आपका पेपर आता है। कि जो आपका पेपर आता है उसमें क्या आता है, देखिए पहले आपका एक निबंध आता है हिंदी में आपका निबंध आता है। दूसरा आपका क्या आता है, पत्र आता है, पत्र। और एक आता है आपका साहित्य, जो आपने देखा होगा साहित्यिक परिचय वगैरह आते हैं आपके। तो देखो ये कितने नंबर के आते हैं आपके, 25 नंबर के। ठीक है। दूसरा देखिए क्या आता है आपका, जैसे आपकी कहानियां आती हैं, देखा होगा अभी आगे देखेंगे क्या आता है कि कहानी, ये टॉपिक होता है आपका। दूसरा होता है आपका खंड काव्य, क्या होता है, खंड काव्य। और आता है आपका क्या, एमसीक्यू। ये एमसीक्यू आते हैं। तो ये तीनों टॉपिक जो आते हैं वो कितने नंबर के आते हैं, हमारे 20 नंबर के आते हैं। तो देखिए 20 नंबर का तो ये आता है आपका। अब देखते हैं इधर। और व्याकरण में क्या आता है, देखिए एक आता है आपका हिंदी का व्याकरण, हिंदी व्याकरण आती है। दूसरे आपके आते हैं क्या, रस छंद अलंकार। ये वाले कॉन्सेप्ट आते हैं वो कितने नंबर के आते हैं, हमारे 21 नंबर, यानी कि 21 नंबर के आते हैं। उसके अलावा पेपर में और क्या होता है, हमारा गद्य होता है या पद्य होता है, यानी गद्यांश और पद्यांश। पर क्या होता है, आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आपसे और पूछा जाता है, वो होता है आपका क्या, संस्कृत के गद्य और पद्य के संदर्भ सहित आपसे हिंदी में अनुवाद करवाता है। ये भी कितने नंबर के आते हैं आपके, 34 नंबर के। अब आप ऐड कर लीजिए कि पहले ये टॉपिक आते हैं कितने के, 25 के। ये कितने का आता है आपका, 20 का। ये वाले टॉपिक कितने के आते हैं आपके, 21 के। और ये वाला कितना आता है आपका, 34 का। इन सबको ऐड करके देख लीजिए कितने नंबर आते हैं आपके। ये 5 और 5 10 की 0, हासिल 1 लग जाएगी। 2 और 2 4 और 2 6 और 3 7। और ये कितना हो रहा है, 8। कितना हो रहा है आपका, 100 नंबर का पेपर आता है आपका हिंदी का। यानी 100 नंबर का जो पेपर आता है आपका पूरा इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आता है। यानी व्याकरण में क्या क्या आएगा, अलग आएगा। आपके रस छंद अलंकार आते हैं इन सबसे। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके अलग अलग समझते हैं, फिर इनके सॉल्यूशन भी देंगे आपको। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया कि पेपर में क्या क्या आएगा, वो आपका पेपर का फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट के अनुसार ही देखो हम करते हैं इसको। एक एक करके पहले एक एक चीज को अच्छी तरह से समझना, जिससे हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाए आप। देखिए क्या है, जो आपके प्रश्न आते हैं पेपर में, क्या आता है, पहला आता है आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू आते हैं वो कितने नंबर के आते हैं आपके, 10 मार्क्स के। ओके। और आपकी एक कहानी आती है, वो कहानी आती है वो कितने नंबर की आती है आपकी, वो 5 नंबर की आती है। दूसरा आपका एक पत्र आता है, यानी लेटर जो आता है आपका, वो भी कितने नंबर का आता है आपका, 5 नंबर का। और आपका निबंध आता है, वो भी आपका निबंध आता है कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है आपका निबंध, ये 5 नंबर का। साहित्यिक जो परिचय आता है आपका, लेखक या कवि का जो साहित्य परिचय आता है, वो आपका कितने का आता है, 5 नंबर का आता है। खंड काव्य आता है, वो भी आपके कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। जो आपकी हिंदी की व्याकरण आती है, वो आती है आपके 15 नंबर की। तो ये देखिए 15 नंबर की हो जाएगी, ये 15 नंबर की आती है। आज हम इस वीडियो में क्या क्या कराने वाले हैं आपको, देखो एक एक चीज जो जो आपको मैं समझा रहा हूँ इस वीडियो में, मैं आपको ये सारी चीजें सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा, विद एन आंसर के साथ में। ये नहीं कि ओनली टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक नहीं, पहले आपको समझा दें कि पेपर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके। जो ये टॉपिक बताने के बाद फिर एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। अभी देखो हमने क्या पढ़ा कि एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। दूसरा आपकी कहानी, पत्र और ये निबंध और आपका साहित्यिक परिचय। और ये पॉइंट आपका खंड काव्य। खंड काव्य हो गया आपका हिंदी की व्याकरण, हिंदी की व्याकरण है, ये कराना है हमें। देखो हिंदी की व्याकरण यानी 15 नंबर की आती है। इसके साथ साथ आपको क्या क्या कराना है हमें, आपको ये लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कराएंगे हम। और आपका ये क्वेश्चन बैंक जो होती है आपकी, उसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और आपके मॉडल पेपर कराएंगे, यानी कि हिंदी का आपका 100 नंबर का पूरा पेपर कराने की जिम्मेदारी हमारी है। चिंता मत कीजिए, एक एक करके सारी चीज क्लियर करेंगे। अब देखिए ये एमसीक्यू हो गए, ये कराने हैं। कहानी करानी, अभी तो आपको ये पता चल गया कि कहानी, ये टॉपिक है आपके। कहानी पता चल गया आपको, पत्र पता चल गया, निबंध चल गया, साहित्यिक परिचय चल गया, खंड काव्य पता चल गया आपको, हिंदी के व्याकरण पता चल गया आपको। ये आपके लास्ट ईयर के पेपर, ये तो हम कराई देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आपको इनके नाम पता चले। अब हमें ये देखना है कि इस कहानी में कौन कौन सी कहानी आती है, पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं आपके, और आपके निबंध में कौन कौन से निबंध आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। साहित्यिक परिचय में किस किस कवि, किस किस लेखक का परिचय आएगा, ये देखना है। खंड काव्य में हमको देखना है कौन कौन से वो व्याख्या आएंगी आपकी। और हिंदी व्याकरण में हमको ये देखना है कि व्याकरण में कौन कौन से आपके प्रश्न आएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए आपको पूरी पूरी मदद करेंगे। ये करना है हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सबको सॉल्व करके देखते हैं। आइए
क्या रहेगा तो एमसीक्यू, एमसीक्यू का भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन कराएंगे डायरेक्ट। तो एमसीक्यू तो कोई डिस्कशन के लिए नहीं है। उसमें दूसरा आपका टॉपिक था क्या था, कहानी। तो हमको यही देखना था कि कहानी में कौन कौन सी कहानियां होती हैं, तो वो देखते हैं। देखिए प्रश्न आपका पेपर में जो आएगा वो किस तरीके से प्रश्न आएगा ये देखना है। प्रश्न हमारा आएगा देखिए किस तरीके से, ये देगा आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित आधारित प्रश्न, ठीक है। यानी उसमें प्रकाश डालना है कि किस तरीके से करना है, कैसे नहीं करना, क्या बताना है कहानी में, उसके लिए हमको करना है। तो ये आएगा आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। अब देखते हैं कौन सी कहानी, लेकिन कितने नंबर का आता है आपके, ये 5 नंबर का आएगा। कितना, कोई एक कहानी करनी पड़ेगी आपको। कहानियां देगा आपको, देखो ये आपको ध्रुव यात्रा मिलेगी, पंचलाइट मिलेगी, बहादुर मिलेगी, शिवानी, लाठी मिलेगी आपको, ये आपकी कहानियां आएंगी। इनकी शब्द सीमा कितनी होती है आपकी, 80 नंबर की शब्द सीमा होती है। यानी इस निबंध को तुम्हें क्या करना है कि 80 शब्दों में इस निबंध को आपको क्रिएट करना है, यानी कि बनाना है, 80 शब्दों में लिखना है। तो कहानी है ये आपकी, इनमें से कोई एक करनी है आपको। दी कितनी आपको, 1 2 3 4 कहानियां आएगी। प्रश्न में आपका पेपर में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, उसमें से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ये 4 या 5 आपको, यानी 4 आपको दे दी जाएंगी। बताइए इनमें से, यानी 2 या 3 देता है वैसे तो, ये ध्रुव यात्रा देगा, बहादुर, पंचलाइट, जो भी दे आपको इनमें से कोई एक याद कर लेनी है, क्योंकि ये 4 आएंगे तो आपको 4 तो लिखनी नहीं है, या आपको 2 दे तो 2 भी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ एक लिखनी है। तो आप इनमें से कोई एक तैयार करके जाइए। ये भी आपकी बहुत ईजी कहानी है और ये भी आपकी बहुत ईजी कहानी है। तो आराम से इनमें से कोई भी एक याद करके ले जाइए और वो आपके पेपर में आएगी। आपके पेपर में ये तो आनी है, ये आती है कंफर्म है, इनमें से कोई नहीं कटेगी। ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पहला टॉपिक था हमारा, क्या था, कहानी। क्या हमें पता नहीं था कहानी में क्या क्या आता है, अब हमको पता चल गया कहानी में कौन कौन सी कहानी आएंगी। तो आप इन दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए जो आपकी परीक्षा में पूरी हेल्प करेगी, कोई भी एक, वो भी 80 शब्दों में आपको नोट करना है, 80 शब्दों में। टॉपिक हो गया, कहानी होगी हमारी, कहानी हो गई। कहानी के बाद में देखिए अब क्या है, हमारा पत्र था, यानी पत्र। अब पत्र में क्या क्या परिणाम है, कौन कौन से पत्र आएंगे ये भी हमको नहीं पता था, लेकिन इनसे आपको पता चल जाएगा कि पत्र में आपको कौन कौन से बोर्ड एग्जाम आपको इस पत्र पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला पत्र है आपका, क्या है, नियुक्ति आवेदन पत्र, यानी किसी चीज में नियुक्त करने के लिए आपका आवेदन पत्र होता है, उसके ऊपर लिखना। या है दूसरा आपका, देखिए बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। जैसे मान लीजिए हमने कोई जॉब या कोई भी किसी ऑफिस वर्क या किसी के लिए भी जो लोन अर्जित करते हैं, जो पैसे के लिए करते हैं, उसके ऊपर लिखना। जैसे हमें किसी काम के लिए वह पैसे चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आवेदन पत्र लिखेंगे। किसके लिए, जो बैंक का अधिकारी होगा उसके लिए एक आवेदन पत्र लिखा जाएगा। तो ये आपका है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त, यानी लोन लेना, प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा। यह आपका तीसरा वाला दिया है कि अपने नगर या गांव की अपने नगर या गांव की सफाई संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना। जैसे आपके गांव या किसी मोहल्ले में कोई भी अगर गंदगी होती है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारे नगर निगम अधिकारी होते हैं उनके लिए हमको एक पत्र लिखना पड़ेगा। तो ये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आपसे ये दोनों ही पूछी जाती हैं। जो आपके बोर्ड एग्जाम आते हैं उन बोर्ड एग्जाम में या तो आपसे ये बैंक वाला पूछेगा या आपसे ये पूछेगा। तो आपके पास में ये 3 एप्लीकेशन यानी 3 आपको पत्र दिए हैं, इन तीनों में से आप कोई भी याद कर लीजिए जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ऐसा कोई पत्र नहीं है जो आपके परीक्षा में ना आए, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद करके ले जाइए। आपको यही पता चल गया, आपको एक एक टॉपिक जो हमने दिया है वो सारे टॉपिक आपको पता चलेंगे। जैसे आपका पत्र ये वही पता चल गया आपको, कहानी क्या है आपके वो पता चल गया, आपको एमसीक्यू क्या है वो भी आपको पता चलेंगे, आपके निबंध क्या है, यानी हमने जो आपको टॉपिक दिए हैं उन एक एक टॉपिक को हम ऐसे करके किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं। उसके बाद में इनको इसी वीडियो में हमको सॉल्व भी करेंगे। देखिए इनको, ये तीनों एप्लीकेशन आपकी यानी तीनों जो आपके पत्र हैं इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। देखिए अब आता है आपका निबंध। क्या आता है, निबंध। अब निबंध में कौन कौन से निबंध होने चाहिए आपके, अब उनको लेकर आए हम। देखिए आपका निबंध है तो ये प्रश्न आपसे पूछा है किस तरीके से, निबंध कोष्टक में आपका लिखाएगा विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण संबंधित, यानी इन सब पर आपका कोई भी निबंध आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का आता है, आपका 2+7 यानी कि 9 अंक का आपको नंबर दिया जाता है। यानी आपके प्रस्तावना सहित आपके जो पूरा जो होता है आपका निबंध, वो उसके लिए आपको कितने अंक मिलते हैं, 9 अंक मिलते हैं। अब देखिए कौन कौन से आपके इंपोर्टेंट जो है वो निबंध है इंपोर्टेंट, वो कौन कौन से आपके इंपोर्टेंट निबंध है वो देखते हैं। देखिए पहला निबंध है आपका क्या, देश में बेरोजगारी की समस्या, यानी देश में कैसी बेरोजगारी, किस तरीके से, ये आपकी बेरोजगारी की समस्या। दूसरा जो है आपका वो है आपका आतंक की समस्या और समाधान,
यानी आतंकवाद देखना है कि किस तरीके से आपका बढ़ रहा है, और दूसरा ये देखना है कि आतंकवाद को किस तरीके से इसका समाधान किया जा सकता है और किस तरीके से इसको समाप्त कर सकते हैं, वो देखना है इसमें। तीसरा है आपका देखिए वृक्षारोपण का महत्व, यानी जो आपका वृक्षारोपण होता है, जो आपके पेड़ पौधों की बात होती है, उससे क्या महत्व होता है उसके बारे में जानना है, इसके ऊपर आ सकता है। चौथा जो है आपका ये है विद्यार्थी और राजनीति। क्या है? विद्यार्थी और राजनीति, इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है कि विद्यार्थी और राजनीति के अंतर क्या है, ये देखिए। और है आपका ये पांचवा प्रश्न है, पांचवा वाला निबंध है, वो क्या कह रहा है कि देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। हमको ये बताना है जो हमारा देश है उसमें समृद्धि यानी बढ़ोतरी, समृद्धि और विकास यानी जो आपका डेवलपमेंट होता है उसके बारे में, कि समाचार पत्र की उसमें क्या भूमिका है। यानी जब विकास का डेवलपमेंट होता है या विकास का या हमारे जो देश का विकास होता है, देश हमारा बढ़ता है, उसके लिए जो हमारा समाचार पत्र है उसकी भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हमें बताना है, उसके बारे में लिखना है आपको। और ये आपका देखिए 6 वाला है, ये कह रहा है आपसे विज्ञान, वरदान और अभिशाप। ये बताना है हमें इसको कि जो आपका विज्ञान है वो एक तरह से वरदान किस तरीके से और एक अभिशाप किस तरीके से है, इन दोनों को हमें क्लियर करना है कि विज्ञान यानी अभिशाप क्या है और वरदान क्या है, इसको बताना है। ये है आपका देखिए कि जनसंख्या, लाभ, हानि, यानी आपको क्या बताना है कि जनसंख्या के ऊपर अगर आपका निबंध आता है तो उसमें आपको क्या करना है कि जनसंख्या के बारे में तो बताना है, लेकिन ये भी बताना है कि उसके लाभ क्या होते हैं और उसकी हानि क्या होती है, ये भी आपको क्लियर करना है। और ये है आपका देखिए अगला निबंध है आपका नारी सशक्तिकरण। एक नारी सशक्तिकरण के बारे में बताना है कि नारी सशक्तिकरण क्या है, इसके बारे में आपको क्लियर करना है। एक लास्ट वाला है आपका भ्रष्टाचार। आपको जो भ्रष्टाचार है उसके प्रति आपको भ्रष्टाचार में लिखना है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रतिबंध बनाने चाहिए, क्या क्या कारण करने चाहिए। लेकिन देखो जब आपके ये निबंध वगैरह आते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं, उनको ये नहीं पता कि निबंध लिखते कैसे हैं। निबंध को लिखने के सारे नियम होते हैं, किस तरीके से लिखते हैं वो आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। लेकिन निबंध को अच्छी तरह से पहले उसकी हेडलाइनों को याद किया करो, किस तरीके से बनाते हैं वो हम अभी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये निबंध अच्छी तरह से देख लेना। इन निबंधों को आपको तैयार करना है। जैसे आपका पहला है बेरोजगारी की समस्या, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। एक आपका आतंकवाद, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। और है आपका इसमें जनसंख्या के लाभ और हानि, यानी इस वाले को अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना। और एक भ्रष्टाचार, इसको तैयार कर लेना। इनमें से निबंधों को थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि निबंधों में करना किस तरीके से कैसे हेडिंग बनाते हैं, क्या करते हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। उस तरीके से आप किसी भी निबंध को, कोई भी निबंध हो आपको उसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, समझिए हमको लिखना किस तरीके से है वो आपको पता चल जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप निबंध को लिखना सीख लीजिए कि निबंध को किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बना सकते हैं। एक अलग कॉन्सेप्ट बनाइए अपना, जैसे सब लिखते वैसे मत लिखिए, अपना एक अलग कॉन्सेप्ट बनाइए कि हमको किस तरीके से चीजों को मॉडरेट करना है, किस तरीके से हमें अलग अलग अपने क्रम में, सभी जैसा मत करो, जैसे और लिखते वैसे मत लिखो। अपना एक नया वो बनाइए, अपना एक नया नियम बनाइए कि हमको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। स्टडी को एक नया रूप दीजिए कि अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को हमें किस तरीके से मॉडरेट करना है, किस तरीके से किस फॉर्म में करना है, क्योंकि हर किसी का दिमाग एक सा नहीं होता, इसलिए आपको अपने फॉर्म में तैयार करना है। देखिए हम बताते हैं आपको कि निबंध में आपको किस तरीके से क्या क्या चीज लिखनी है, क्या बनाना है। देखिए निबंध करने हैं, अब वो निबंध को करना किस तरीके से है, किस तरीके से उनके लिए हेडिंग तैयार करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं। देखो मैंने आपको 2 निबंध लिए हैं, एक लिया है मैंने क्या बेरोजगारी पर निबंध, और दूसरा लिया मैंने क्या भ्रष्टाचार पर निबंध। अब इस प्रकार से निबंध कोई भी हो, आपका कोई टेंशन नहीं है, बस आपको इन चीजों को सही क्रम में लिखना और बनाना आता हो। अगर आपको हेडिंग याद होगी इसकी तो आप कोई भी निबंध बना सकते हो। ये देखना आपको, देखो जैसे मैंने बेरोजगारी का निबंध लिया, इस बेरोजगारी के निबंध में मैंने क्या क्या लिखा है। देखो पहले आपकी प्रस्तावना होती है, यानी स्टार्टिंग करते हैं तो उसका लिखना है। दूसरा आपका देखिए प्रस्तावना हो गई, दूसरा क्या पॉइंट दिया आपको, दूसरा पॉइंट दिया है क्या बेरोजगारी का अर्थ। अब बेरोजगारी का क्या अर्थ है आपका ये पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट आपका यानी तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि बेरोजगारी के प्रकार, यानी ये भी पता करना हमको बेरोजगारी के प्रकार क्या क्या है, तो बेरोजगारी के प्रकार का पता होना चाहिए। उसके बाद में देखो आता है हमारा क्या बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं, बेरोजगारी के कारण भी आपको पता होना चाहिए। तो अब ये देखिए अगला क्या पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका बेरोजगारी एक अभिशाप, एक अभिशाप। दूसरा है देखो लास्ट वाला टॉपिक है आपका बेरोजगारी दूर करने के उपाय, और लास्ट में क्या आता है आपका उपसंहार आता है। यानी कि आपको किसी निबंध को बनाने के लिए क्या करना है कि पहले आपको ये पॉइंट याद करने हैं। कोई भी निबंध होना उसके लिए आपको इन पॉइंटों का याद होना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना बनाएंगे, बेरोजगारी हो या कोई भी चीज हो उसका अर्थ क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद में आपकी बेरोजगारी के प्रकार, यानी कोई भी चीज हो उसके प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं वो जानेंगे। उसके बाद में आपके देखिए
बेरोजगारी है उसके कारण क्या है, तो बेरोजगारी होने के क्या क्या कारण होते हैं वो समझाने पड़ेंगे हमें। बेरोजगारी एक अभिशाप है, ये कैसे पता करेंगे, इसको हम एक तरीके से क्या करना है, हमें इसको बताना है कि अभिशाप है तो क्यों है, ये अभिशाप का पता करना है। और ये आपकी बेरोजगारी दूर करने के उपाय, यानी फिर ये देखेंगे अगर मान लो समस्या आई है तो समस्या से निपटने के कारण पता होने चाहिए, समस्या आई है तो क्यों आई है, और अगर आई है तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा क्या उपाय करें कि जिसको हम इसको दूर कर पाए, ऐसा देखना हमको। और उसके बाद में इसका उपसंहार, जब ये पूरा उपाय हो जाता है तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सक्लूसिव देते हैं, जिससे समझ जाए व्यक्ति का हमने क्या दिया है। ऐसे देखिए हमने भ्रष्टाचार का भी तय किया है। भ्रष्टाचार में हमने क्या क्या पॉइंट बनाए, देखिए इसमें आपने प्रस्तावना, सबसे पहले आपको प्रस्तावना बनानी है, आपने प्रस्तावना बनाई। दूसरा आपने क्या बनाया, देखिए भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है वो हमें पता करना है। भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, अब ये देखना है कि भारत में जो भ्रष्टाचार है वो किस कारण से बढ़ रहा है, बहुत सारे कारण है, अब आप इनमें से देख लो, कोई भी कारण लगा सकते हो, कोई भी कारण ले लीजिए, बहुत सारे कारण हैं, ये कारण पता करना है हमें कि भ्रष्टाचार, ये कह रहा है भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है, कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, अगला आता है आपका भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार बढ़ने के क्या क्या कारण है, आपको ये बढ़ने के कारणों को पता करना है। और आता है देखिए आपका क्या, कि भ्रष्टाचार के प्रकार, यानी भ्रष्टाचार किस प्रकार से होता है, भ्रष्टाचार होता है और दिया है आप, भ्रष्टाचार होता है उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, हमको वो पता करना है कि भ्रष्टाचार से कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, वो पता करना है। फिर जब भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार हो किस तरीके से रहा है, तो उसको रोकने के भी हमको उपाय देखने हैं। जैसे भ्रष्टाचार मान लो हमने कह तो दिया कि मान लो क्राइम हो रहा है, लेकिन क्राइम को रोकने के लिए भी तो करना पड़ेगा, तो इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसको हमको अपनी राय देनी पड़ती है, जैसे बता दें कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने के उपाय होने चाहिए। फिर आपको लास्ट में क्या लिखना है, उपसंहार लिखना है। तो यानी आपको जो भी निबंध लिखना है उस निबंध में सबसे पहले आपको ये बनाने पड़ेंगे, ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए। इन पॉइंटों को याद करने के बाद में आप कोई भी निबंध बना सकते हो। इसलिए पहले सबसे पहले सभी बच्चों से यही कहूंगा, सभी बच्चों से यही कहना मुझे कि आपको ये पॉइंट बनाने हैं। हर बच्चे को सबसे पहले यही करना है कि निबंध लिखने से पहले आपको इन पॉइंटों को क्लियर कर लेना है। अगर आपके ये पॉइंट क्लियर होंगे तो आप कोई भी निबंध को बना सकते हो, किसी भी निबंध को। ये निबंध का स्ट्रक्चर बन जाता है, पहले ये तैयार कीजिए, उसके बाद में आपका निबंध तैयार हो जाएगा। निबंध याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको जो आपके निबंध है इनको सॉल्यूशन हम आगे अभी वीडियो में कराएंगे। पहले आपके जो कॉन्सेप्ट दिए हिंदी के पेपर में उनको अच्छी तरह से कर लें, वो क्लियर हो जाएंगे कि हमारे एग्जाम में क्या क्या आएगा। उसके बाद में आपको साहित्य परिचय, निबंध, पत्र, एमसीक्यूज, मॉडल पेपर, सारी चीजों के सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराएंगे। पहले हमें एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर लें, तो आपको पता चल गया कि निबंध को हमें किस तरीके से लिखना है। तो निबंध को हमें इस फॉर्म में तैयार करना है, पहले कोई भी हो, पर ये आपके जो ये वाले दो निबंध हमने जो बताए आपको, दो निबंध, इन निबंधों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इस पर कैसे लिखेंगे इसका भी मैं आपको बताऊंगा अभी अगली वीडियो में, अभी आगे बताऊंगा तब पता चलेगा। साहित्य परिचय, यानी साहित्य परिचय टॉपिक था हमारा। अब साहित्य परिचय में देखते हैं कौन कौन से साहित्य परिचय होंगे हमारे, कवि के और लेखक के। तो देखिए आपका प्रश्न किस तरीके से आएगा, ये आएगा आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृति। अगर आप उनका परिचय लिखते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आप पूरा लिखते हो उसकी कृतियां भी लिखते हो साथ में तो आपको 5 नंबर प्राप्त होंगे। और इसकी शब्द सीमा जो दी है वो कितनी शब्द सीमा दी है आपको, 80 शब्द दी है। यानी आपको जो साहित्यिक परिचय लिखना है कृतियों के साथ में, उसकी शब्द सीमा आपकी 80 होनी चाहिए, 80 में। चलो ये तो आपका किसका हो गया, लेखक का हो गया। कवि का किस तरीके से आएगा, तो देखिए कवि का है आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, ये भी आपका कितने नंबर का आएगा, 5 अंक का आएगा। यानी आपको कृति सहित आपको पूरा जीवन परिचय नोट करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब देखिए इसकी भी शब्द सीमा कितनी है आपकी, 80 है। अब आपके जो आपके लेखक का साहित्यिक परिचय है और कवि का साहित्यिक परिचय है, अब इनमें कौन कौन से लेखक और कौन कौन से कवि हैं। यानी ये तो आपके जब गद्य होता है तो उसमें लेखक होते हैं, और जो आपका पद्य होता है उसमें क्या होता है, कवि होते हैं। तो देखिए मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया है, अब आपके दो जो कवि हैं और जो लेखक मैंने अलग लिख लिया है। देखिए ये तो गद्य के हो गए आपके लेखक, ये आपके काव्य के कवि हो गए। अब कौन कौन से हैं, किस किस को हमको याद करना है ये भी देखना है। टोटल जीवन परिचय मैंने सबके साहित्य परिचय लिख लिए। अब इनमें से कौन कौन सा इंपोर्टेंट है वो करते हैं। देखिए हैं कितने, पहले ये देखो जो आपके गद्य में कितने हैं जीवन परिचय या कितने साहित्यिक परिचय हैं आपके। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल का, दूसरा है आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, तीसरा है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी,
और जो चौथा है आपका वो है प्रो जी सुंदर रेड्डी। और आपका है छठवां है, यानी पांचवा है सॉरी, हरिशंकर परसाई। और जो आपका छठवां वाला है वो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तो आपके किन के हैं, लेखक के हैं। अब काव्य में कौन कौन से दिए आपको, देखिए वो देखिए, ये दिया आपको कि पहला दिया है आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पूरा नाम है इनका। दूसरा दिया आपको मैथिली शरण गुप्त। और जो तीसरा है वो है आपका जयशंकर प्रसाद। और जो चौथा दिया है वो दिया आपको सुमित्रा दत्त। उसके बाद में आपको पांचवा दिया है महादेवी वर्मा। छठवां है आपका रामधारी सिंह दिनकर। और ये सातवां है आपका हरि हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद भास्कर। दूसरा आपको कौन सा याद करना है, ये याद करके ले जाना है। और एक आप याद कर लीजिए इसमें से ये वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, मोस्ट, ये भी आपका मोस्ट है और ये भी आपका मोस्ट है। तो आप इन तीनों जीवन पर्चों को आपको याद करना है, यानी साहित्य पर्चों को आपको इन तीनों साहित्य पर्चों को याद करना है। ये तो आपके हो गए किसमें, गद्य में। अब काव्य में क्या है, काव्य में देखते हैं कि पहला तो आपको इसी को याद करना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय को। दूसरा आप मैथिली शरण का कर लीजिए, मैथिली शरण का। एक आपका आता है सुमित्रानंद पंत का आता है। और एक आता है आपका किसका, महादेवी वर्मा, इनका पढ़ लीजिए। ये जीवन परिचय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिए। यानी कि ये आपके किसके हो गए, गद्य के हो गए, और ये किसके हो गए, आपके काव्य के हो गए। इन जीवन परिचयों को, अब देखिए ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय आपको पता चल गया, यानी आपका एक एक टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। आपको एक एक चीज बताता जा रहा हूं मैं। आपके पत्र थे, पत्र पता चल गया, आपके निबंध थे, निबंध पता चल गया आपको। कहानी में क्या क्या कौन सी कहानी है वो भी आपको बता दिया। आपके साहित्यिक परिचय पूछे थे, साहित्य परिचय में भी आपको बता दिया कि कौन कौन से साहित्य परिचय होते हैं, तो टोटल साहित्य परिचय बता दिए। इनमें से आपके कौन से इंपोर्टेंट साहित्य परिचय हैं वो भी मैंने आपको लिखा दिए। एक एक करके कॉन्सेप्ट को हम ऐसे ही क्लियर करेंगे। अभी आपके सारे टॉपिकों को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में जो आपका एक एक करके इन्हीं का हम सॉल्यूशन भी करेंगे, एक एक को साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। ये आपके साहित्य परिचय हो गए, तो आप इनको याद कर लीजिए। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये आपका सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा। चाहो तो जयशंकर प्रसाद को भी कर सकते हो, ये भी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें आपका कौन सा हो गया, वासुदेव शरण वाला हो गया। एक आपका कौन सा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, ये आपसे बार बार रिपीटेड होता है। और एक आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। इसमें ये 3 कर लीजिए, इसमें ये 4 कर लीजिए। आना एक ही है, यानी इनमें से कोई एक आपको करना है, तो अच्छी तरह से आप इनको तैयार कर लीजिए। ये आपके साहित्यिक परिचय हो गए, आपके टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं। अब ये साहित्य परिचय हो गया, करिए इसे।
क्या है, क्या रह गया है, जितने टॉपिक आपको लिखाए थे पूरे सभी टॉपिकों को हमने एकदम विस्तार से समझा दिया और एक एक में बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या करना है, कौन से टॉपिक में आपका क्या क्या आएगा, किस प्रश्न में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब कर दिया। अब लास्ट टॉपिक आपका बचा है हिंदी व्याकरण। क्या है आपका? हिंदी व्याकरण। अब देखते हैं हिंदी व्याकरण में क्या क्या आता है आपका ग्रामर में, जो आपके 15 नंबर की आती है। ये प्रश्न है जो आपके 15 नंबर के आते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका लोकोक्तियां एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। क्या करना है, जो आपके मुहावरे आते हैं उनको बताना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है और उनका वाक्य प्रयोग क्या है, उस वाक्य के प्रयोग को समझाना है। दूसरा आपका देखिए क्वेश्चन है अपठित गद्यांश और पद्यांश, जो आपके गद्य और पद्य की जो व्याख्या आती है उनको समझाना है व्याकरण में। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन होता है आपका, अगला प्रश्न क्या है कि अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर बताना है कि आपके जो शब्द आते हैं उनमें एक छोटा सा अर्थ बताना है। सूक्ष्म अंतर का मतलब होता है कि छोटा, तो जो शब्द होंगे उसमें एक छोटा सा अंतर आपको ज्ञात करना है। अगला आपका यानी इसी प्रश्न में आता है खा अनेकार्थी शब्द, यानी अनेकार्थी शब्द का मतलब है कि बहुत सारे शब्द, यानी एक अनेकार्थी यानी अनेक शब्दों का एक शब्द बनाना है आपको। देखिए अगला क्या है आपका कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द तो अलग हो गया, ये अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द बनाना है। क्या करना है कि अनेक शब्द होंगे उनके लिए आपको एक शब्द में उसका आंसर देना है, कोई भी हो उसको आपको एक शब्द में आंसर देना है, कितना भी बड़ा आपका लिखा हो, लेकिन आपको क्या करना है कि प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक ही शब्द में देना है। और वो भी क्या है आपके जो वाक्यांश, यानी केवल कितने आते हैं आपके 2 पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, अगला वाला आता है आपका क्या कि वाक्यों में त्रुटि मार्जन यानी गलतियां, त्रुटि मार्जन लिंग कौमा वचन कौमा कारक कौमा काल एवं वर्तनी संबंध त्रुटियां, वर्तनी संबंध त्रुटियां आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है यानी कि ज्ञात करनी है। तो ठीक है, ये आपकी जो ग्रामर है यानी कि हिंदी की जो व्याकरण थी उसमें ये सारे टॉपिक हैं, यही आपके 15 नंबर का आएगा। तो आपको हिंदी के जो मेन टॉपिक थे कि आपका पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, जो 100 नंबर के जो टॉपिक थे आपके, मैंने आपको एक एक टॉपिक आपका पूरा बता दिया है, यानी 100 नंबर का पेपर पूरा का पूरा मैंने आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दिया है। अब हमको क्या करना है कि इन सभी टॉपिकों को हमने बता तो दिया कि लेखक यानी साहित्य परिचय में क्या आएगा आपका, पत्र में क्या आएगा आपका, ऐसे में निबंध में क्या आएगा आपका, साहित्य परिचय में और आपके ग्रामर में क्या आएगा, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कौन कौन सी होती हैं। अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से कि हमको लिखना किस तरीके है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखना नहीं आता कि हम किस तरीके से करें। साहित्य परिचय में किस तरीके से लिखना नहीं आता किसी को ये जो आपके पत्र होते हैं पत्र किस तरीके से लिखते हैं, पत्र नहीं लिखना आता किसी को, ये बहुत सारी कमियां होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे एक एक करके, पहले एमसीक्यू जो था हमारा, एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे आपके कि आपके एमसीक्यू किस तरीके से होते हैं। तो एमसीक्यू पहला ऑप्शन था हमारा, मैंने एमसीक्यू छोड़ने के बाद में बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो क्लियर करा दिए, क्योंकि एमसीक्यू में तो कोई कॉन्सेप्ट बन ही नहीं सकता ना, तो उसको हम एमसीक्यू को तो क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हम ये सॉल्यूशन आप चालू करेंगे इसके बाद में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, क्रम बाय क्रम चलेंगे। पहले एमसीक्यू करेंगे, फिर आपका पत्र जो भी है पत्र या कहानी उनको सॉल्व करेंगे, फिर आपके निबंध ऐसे वगैरह, इस तरीके से आप हम क्रम बाय यानी सीढ़ी बाय सीढ़ी चलेंगे। आपका एक एक टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। समझ में आया? करिए। कल आपको हिंदी के सारे टॉपिक क्लियर करा दिए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको अच्छी तरह से हमने आपको एक एक टॉपिक को क्रम बाय क्रम लिखकर और आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। और जो बोर्ड एग्जाम में आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे उनको टॉपिक भी बताए थे, उन टॉपिक में आपसे क्या क्या डिस्कस किया जाएगा वो सारे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको डिस्कस करना है। तो उसके बाद हमें आप क्या करना है कि हमने एक एक चीज़ को तो आपको क्लियर कराई दिया, क्या क्या आपके लेटर आते हैं, क्या आपकी एप्लीकेशन आती है, व्याकरण में आपका क्या क्या आता है, आपका खंडकाव्य में आपका क्या आता है, गद्य पद्य में आपका क्या आता है, ये सारी चीज़ हमने आपको क्लियर करा दी। अब रहता है आपका क्या है कि हम आपको उसको टॉपिक को एक एक करके सॉल्व करना। तो हम पहले करते हैं एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज एमसीक्यू पढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है, इसमें आपको कौन सा है पहला प्रश्न आपका, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। क्या है कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। कौन है इनके लेखक? तो आइए पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका धर्मवीर भारती। सेकंड ऑप्शन है आपका उपेंद्र नाथ अशक। और इनके बाद में आपका तीसरा प्रश्न जो है वो है आपका यशपाल। और चौथा ऑप्शन जो है वो है आपका विष्णु प्रभाकर।
विष्णु विष्णु प्रभाकर। ये ऑप्शन है आपके। ओके, ये वाला ऑप्शन, यानी पहला प्रश्न आपका क्या है कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। अब कौन से हैं आपके? धर्मवीर भारती, दूसरा आपका उपेंद्र नाथ अशक, या आपका यशपाल, या आपका विष्णु प्रभाकर। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर सही है? वो है आपके विष्णु प्रभाकर। जो आपकी आवारा मसीहा के जो आपके लेखक हैं वो कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। देखिए सेकंड आपका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? रचना उपन्यास नहीं है। इसका ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। परीक्षा गुरु, सेकंड है आपका तितली, और थर्ड वाला जो है आपका वो है अशोक के फूल, और जो चौथा है हमारा, इसे भी ये लिख लेते हैं, चौथा है वो है गबन। तो देखिए ये क्या कह रहा है आपसे, इसने पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो देखते हैं कौन सी, परीक्षा गुरु, तितली, अशोक के फूल, या आपका गबन। तो इसमें से क्या है जो आपका उपन्यास नहीं है? वो है आपका अशोक के फूल। ये आपका आंसर, यानी तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही है। ओके, नोट। सेकंड देखिए, थर्ड क्वेश्चन आता है आपका। थर्ड प्रश्न है आपका, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन लिख लेते हैं इसका। गोदान, दूसरा ऑप्शन है आपका निर्मला, तीसरा ऑप्शन है आपका रंगभूमि, और चौथा ऑप्शन है आपका त्यागपत्र। देखिए ये ऑप्शन है आपका, ये तीसरा आंसर है, तीसरा क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है ये कि प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। क्या है? प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो ये आपको दिए इनमें से देखिए क्या है, गोदान प्रेमचंद का नहीं है, कि निर्मला प्रेमचंद का नहीं है, कि रंगभूमि, या त्यागपत्र। तो कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो वो है आपका त्यागपत्र। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। इसका पहला ऑप्शन है आपका गोदान हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका परीक्षा। ठीक है, तो इसका है पहला ऑप्शन आपका परीक्षा गुरु, दूसरा है आपका गोदान, तीसरा ऑप्शन है आपका गुनाहों का देवता। ओके, और चौथा जो है वो है आपका, चौथा वाला चित्रलेखा। ओके, अब देखिए ये क्या है, अगला क्वेश्चन, यानी हमारा कौन सा प्रश्न है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न कह रहा है हमसे कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है। यानी आपसे पूछा है कि हिंदी का जो पहला, सबसे पहला उपन्यास था वो कौन सा है। अब बताइए कौन सा है? परीक्षा गुरु है, गोदान है, या आपका गुनाहों का देवता है, या आपका चित्रलेखा है। बताइए कौन सा वाला इसमें है? आपका गुनाहों का देवता है या क्या है? तो इसमें आपका आंसर जो सही है वो है आपका परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु। ये आपका पहला, यानी हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। नोट कीजिए इसे। आपका क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5।
इसके आंसर लिख लीजिए पहले आप कि पहला है आपका संस्मरण, दूसरा है आपका डायरी, तीसरा है आपका आत्मकथा, चौथा है हमारा यात्रा व्रत, यात्रा व्रत। तो देखिए क्वेश्चन है आपका पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। तो आपको दिया है संस्मरण, डायरी, आत्मकथा या यात्रा व्रत। इसमें से आपको बताना है कि ये किसकी रचना है, किसकी रचना है। तो आपको इसमें से कौन सा वाला बताना है आपका, किसमें आपका आंसर सही है आपका आत्मकथा, यानी आत्मकथा आपका राइट आंसर है। इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको अच्छी तरह से आप तैयार करके जाइए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, 6 है इंदुमती। इंदुमती, इंदुमती है तो इसका पहला ऑप्शन है आपका प्रथम कहानी, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रथम उपन्यास, और तीसरा ऑप्शन है आपका निबंध, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, ये पूछा है कि इंदुमती है। अब इंदुमती क्या है आपको ये बताना है कि प्रथम कहानी है या प्रथम उपन्यास है या आपका निबंध है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो आपकी इंदुमती है वो क्या है, आपकी इंदुमती प्रथम कहानी है। क्या है, प्रथम कहानी। तो इसका ये पहला आंसर आपका सही है, कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। आंसर है इसका पहला 1970, दूसरा ऑप्शन है आपका 1977, तीसरा ऑप्शन है आपका 1981 सॉरी, और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका 1991। ओके 1991 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका ये। इसमें से क्या है आपका, ये पूछ रहा है दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। तो दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है ये बताना है हमें, लेकिन इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये होमवर्क के तौर पे है। इसको आप खुद स्वयं करना, एक बार करने का प्रयास करना, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। बीच इसमें एक आध क्वेश्चन आपको हम देते रहेंगे जिससे आपका अभ्यास होता रहेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। अब 8 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, वेरी इंपोर्टेंट IMP, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अब देखिए 8वां वाले जो प्रश्न है वो करते हैं हम, इसको करना। मैला आंचल किसका उपन्यास है, मैला आंचल किसका उपन्यास है आपको ये बताना है। तो पहला आपका इसका जो वो है आंसर पहला लिख लेते हैं, ये है आपका वृंदावन लाल, वृंदावन लाल वर्मा। दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो है आपका, दूसरा है मगबती चरण, लेकिन इसको भगवती करो, क्या है भगवती चरण वर्मा। तीसरा जो ऑप्शन है आपका, तो तीसरा ऑप्शन है आपका फडीश्वर, फडीश्वर नाथ, और क्या लगाते हैं वे रेणु, फडीश्वर नाथ रेणु। और है आपका चौथा जो आंसर है वो आपका मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो मैला आंचल किसका है, वृंदावन लाल वर्मा का, या भगवती चरण वर्मा का, या आपका फडीश्वर नाथ रेणु का, या आपका मुंशी प्रेमचंद का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो कौन है, इनको ही ढूंढना है हमें। तो कौन है आपके इसमें, फडीश्वर नाथ, कौन है फडीश्वर नाथ, ये इसका राइट आंसर है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कुटुज, कुटज, कुटज है ये आपका लिखना आपको कुटज। निबंध, निबंध संग्रह
के लेखक हैं, लेखक हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल। दूसरा ऑप्शन है आपका बालकृष्ण भट्ट। तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा है हजारी, हजारी प्रसाद, प्रसाद द्विवेदी। और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है राजा, राजा लक्ष्मण सिंह। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कुटज निबंध, कुटज जो है आपका, कुटज की पूछ रहा है, कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं, यानी कुटज के लेखक कौन है आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, या आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या आपके लक्ष्मण यानी राजा लक्ष्मण सिंह हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हमारा 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या कह रहा है आपसे, इंदुमती, इंदुमती कहानी के लेखक हैं, यानी इंदुमती जो है उसके कहानी के लेखक का पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न का जो उत्तर यानी कि उसका नाम लिख लीजिए पहले कि वृंदावन, वृंदावन लाल वर्मा। दूसरा जो ऑप्शन है उसका ये लिख लीजिए किशोरी, किशोरी लाल गोस्वामी, स्वामी। ओके, थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका, थर्ड वाला लिख लीजिए अज्ञ, अज्ञेय। और जो चौथा ऑप्शन लिखना है वो लिख लीजिए प्रेमचंद, प्रेमचंद। देखिए ये प्रश्न है आपका कौन सा है, प्रश्न है आपका कौन सा, 10 वाला, यानी 10वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। पहले आपसे इंदुमती क्या है ये पूछा था, आप पूछ रहे हैं कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, तो आपको बताना है इसमें। देखिए पहला आपको नाम दिया वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा आपको किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा आपको दिया है अज्ञ, और चौथा दिया है आपको प्रेमचंद। इनमें से बताना आपको कि कौन सा है। तो इसमें आपका देखिए ये आपका ऑप्शन गलत है, अज्ञ भी नहीं है, प्रेमचंद भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, किशोरी, यानी किशोरी लाल गोस्वामी आपके इसके लेखक हैं। अब प्रश्न नंबर आता है आपका 11। 11 वाला प्रश्न में आपको लिखना है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं कि पहला ऑप्शन दिया है हमें राम कुमार, कुमार वर्मा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है हमारा जयशंकर प्रसाद, प्रसाद। और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वो है हमारा बालकृष्ण, 11 वाला, यानी बाल कृष्ण भट्ट। और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो भी यही लिख देते हैं, चौथा ऑप्शन है आपका महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके, अब देखिए ये पूछ रहा है आपसे ध्रुव स्वामिनी, यानी सबको पता होगा जब भी कभी आपका ध्रुव स्वामिनी नाम आता है तो हम समझ जाते हैं कि इसके लेखक कौन है। जब अगर आप पढ़े होंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके लेखक कौन है, जब आप पढ़े ही नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके लेखक कौन है। तो इसलिए तभी तो कहते हैं आपसे कि चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कीजिए, पाठ और लेखक का नाम याद रखिए, क्योंकि पाठ और लेखक का नाम याद होने से आपको क्या होगा, जो आपकी व्याख्याएं होंगी उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि व्याख्याओं को कोई याद तो करना पड़ता नहीं, सिर्फ समझना पड़ता है। व्याख्या में सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक संदर्भ होता है जिसमें आपके पाठ और लेखक का नाम होना चाहिए, ये आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इससे तभी तो कहते हैं उसको याद कर लीजिए, पाठ और लेखक के नाम अच्छी तरह से याद कीजिए। देखिए ये क्या है आपसे, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, तो कौन है आपके राम कुमार वर्मा, नहीं है, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से आपका आंसर है वो कौन है, ध्रुव स्वामिनी जो है उसके लेखक कौन है आपके, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो इनका ये आंसर सही है। अब आते हैं हम 12 वाले प्रश्न पे कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या क्या भूलूं क्या
याद करूं करूं आत्मकथा है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका सुमित्रा नंदन पंत की, और दूसरा जो ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो है हरिवंश राय बच्चन की, और जो चौथा जो ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन है आपका अज्ञेय की। तो देखिए आपसे ये पूछा है, यानी ये आपको ये प्रश्न दिया है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। कभी भी आपसे पूछे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी यानी ये किसकी आत्मकथा है, ये आत्मकथा है तो किस लेखक की आत्मकथा है, आपको ये बताना है। देखो ऑप्शन में दिया आपको सुमित्रानंद पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या हरिवंश राय बच्चन की, या आपको दी है अज्ञेय की। इनमें से बताना आपको किसकी आत्मकथा है। तो ये जो आपकी आत्मकथा है वो किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। ओके, इसका आंसर है आपका थर्ड वाला आंसर आपका सही है, हरिवंश राय बच्चन की। ये दी है आपको हरिवंश राय बच्चन, ये नोट कीजिए। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 12 क्वेश्चन हो गए। का बाण भट्ट यानी कि 13 बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन आपका निबंध, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका उपन्यास, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है हमारा रेखा चित्र, और जो चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है आपका आत्मकथा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है। 13 वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, यानी जो आपके बाण भट्ट हैं उनकी आत्मकथा किस विधा की रचना है, ये हमको बताना है। तो ये है देखो निबंध, उपन्यास, रेखा चित्र या आत्मकथा। तो इसकी जो आंसर है, जो आपका आंसर है वो कौन सा सही है आपका, उपन्यास। कौन सा है, उपन्यास, यानी ये उपन्यास की विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, ये आंसर, इसका आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है, भाग्य यहां लिख लीजिए, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक है। इसका आंसर लिख लेते हैं। पहला आंसर आपका जैनेन्द्र कुमार, दूसरा आंसर लिख लेते हैं इसका श्याम सुंदर दास, तीसरा आंसर भी लिखते हैं, तीसरा आंसर है इसका गुलाब राय, और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका वो है विद्यानिवास मिश्र। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है। 14 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं, किसके भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं वो कौन है आपके, जैनेन्द्र कुमार हैं, श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं, या आपके विद्यानिवास मिश्र हैं। तो इसका जो आपका आंसर है यानी भाग्य और पुरुषार्थ के जो लेखक हैं वो कौन है आपके, जैनेन्द्र कुमार। कौन है, जैनेन्द्र कुमार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। कौन सा आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। इसमें लिखते हैं अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका पहला है सन 1947 में,
दूसरा ऑप्शन है आपका सन 1943 में। चौथा ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन है, सॉरी, 1900 यानी मैं लिख देता हूं, चलिए, सन 1950 में। और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका सन 1931 में। सन 1931 में, सन 1931 में। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रश्न है, कभी भी आपके डेट ऑफ बर्थ वाले प्रश्न आते हैं उनको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादातर ये समय अवधि वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो समय अवधि वाले प्रश्न जो होते हैं वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो उनको आप अच्छी तरह से एक बार रिवाइज करके जाइए, क्योंकि उनमें आपसे कोई कमी ना होना चाहिए, इसलिए आप उनको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। जिसमें आपको समय वगैरह दिखाई दे, ज्यादातर उन प्रश्नों को पहले हल कीजिए, उनको ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? तार सप्तक का प्रकाशन कब किया या किस वर्ष किया, ये बताना है। पहली सन दी आपको सन 1947 में, ठीक है, सन 1943 में, या आपका सन 1950 में, या आपका सन 1931 में। तो इस तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, वो कब हुआ था आपका? 1943 ईस्वी में। कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था आपका, ये नोट कीजिए से। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16। देखिए 16 वाला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था? तो पहला ऑप्शन लिख लेते हैं, चलिए, लोकायतन। दूसरा है आपका युगांत, और तीसरा वाला है आपका कला और बूढ़ा चांद, और ये है आपका, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका चिदम्बरा। तो देखिए ये है, आपसे पूछा है यहाँ पर इस वाले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो आपको ये बताना है कि जो सुमित्रानंद पंत थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वो किस रचना पर मिला था ये बताना है। तो आपको देखिए रचनाएं दी हैं, एक दी आपको लोकायतन, दूसरी दी आपको युगांत, और तीसरी दी आपको कला और बूढ़ा चांद, या आपका चिदम्बरा। इनमें से आपको बताना है कि किस पर उनको ये नोबेल यानी ज्ञान पुरस्कार जो पीठ मिला था, आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो कब और किसके माध्यम से मिला था, तो आपको ये बताना है। तो ये कहाँ से मिला है आपको? चिदम्बरा, यानी इसके चौथा आंसर आपका सही है, इस वाले ऑप्शन से आपको ये मिला है। क्वेश्चन नंबर आता है, प्रश्न नंबर आपका 17। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। सर्गों की संख्या है, तो पहला ऑप्शन है आपका 9, दूसरा ऑप्शन है आपका 12, तीसरा ऑप्शन है आपका 15, और चौथा ऑप्शन है आपका 17। ठीक है, देखिए ये आपका 17 वाला प्रश्न क्या है आपका कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, इन कितनी होती है आपको बताना है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है आपको ये प्रश्न बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया है 9, 12, 15, 17, कितनी होती है आपकी संख्या, तो आपको इसी का बताना है कि कितनी संख्या होती है। तो इसमें जो होती है यानी कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है आपकी? 15 होती है। कितनी होती है? 15। ओके, नोट कीजिए। 18 हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो इसमें लिखते हैं पहला ऑप्शन आपका सबरपा। दूसरा ऑप्शन है आपका
सरहपा, सरहपा, और तीसरा माना जाता है आपसे लुईपा, और चौथा ऑप्शन है आपका कड़हपा। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। ये देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ये पूछ रहा है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी हिंदी थ्री जो हिंदी है, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है, ये आपको दिया है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सबरपा, सरहपा, और आपका लुईपा, और आपका कड़हप्पा, कड़हपा। अब इनमें से कौन सा है आपका, तो आपका ऑप्शन सही है बी वाला, यानी सरहपा आपका हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। कौन माना जाता है, सरहपा आपका हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। 19 वाले क्वेश्चन में लिखना है आपको, ये है आपका हरी घास पर क्षण भर कृति, क्षण भर कृति निम्नलिखित में से किसकी है। ऑप्शन लिखते हैं इसका, नंबर 1 भवानी प्रसाद मिश्रण, यानी मिश्र। दूसरा है आपका बालकृष्ण शर्मा, नवीन। और तीसरा जो ऑप्शन है आपका, तीसरा है अज्ञेय, और चौथा जो ऑप्शन है मेरा नागार्जुन। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न को देखते हैं। हरी घास पर क्षण भर कृति निम्नलिखित में से किसकी है, यानी जो हरी घास कृति है वो किसकी है, ये बताना है। किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, या बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, या आपकी अज्ञेय की है, या आपके नागार्जुन की है। तो जो आपकी ये कृति है वो किसकी है, इनकी है। कौन है ये, अज्ञेय, इनकी है। तो ये आपका आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20। देखिए 20 वाला प्रश्न क्या है आपका, ये कह रहा है मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। देखिए क्या है, तो इनका ऑप्शन लिखते हैं। पहला भारती, दूसरा यानी कि दूसरा ऑप्शन है आपका जयद्रथ वध, या तीसरी जो है आपकी वो है आपका यशोधरा, या जो चौथा है वो है आपका सांकेत। तो देखिए ये आपका प्रश्न पूछा है आपसे कि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है, यानी महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है आपकी, पहली है भारत भारती, दूसरी आपकी जयद्रथ वध, या आपका यशोधरा, या चौथा है आपका सांकेत। तो इसमें से कौन सी है आपकी, वो है आपकी कौन सी है, बताइए। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा है, ये आपको बताइए कौन सा है, बताइए कौन सा, ये या ये कौन सा है। देखिए तो कौन सा है आपका इसमें, ये है आपका सांकेत। ओके, ये आपका आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन आता है आपका 21। अब 21 वाला प्रश्न करते हैं। ये है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है आपका अज्ञेय, और तीसरा जो ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो चौथा ऑप्शन है वो है हरि शंकर परसाई।
हरिशंकर परसाई। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है 21 वाला क्वेश्चन है, ये पूछा आपसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है। क्या पूछा है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है, तो कौन है आपके? पहला ऑप्शन आपका मोहन राकेश, दूसरा है आपका अज्ञ, और तीसरा है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा है आपका हरिशंकर परसाई। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर सही है, आपको वो बताना है। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है, बताइए कौन सा आंसर आपका सही है। मोहन राकेश सही है, या अज्ञ सही है, या हरि प्रसाद द्विवेदी सही है आपका, या आपका हरिशंकर परसाई? तो देखिए आपका जो आंसर सही है वो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, देखिए क्या है? तितली, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसका जो आंसर लिख लेते हैं ऑप्शन अज्ञेय, दूसरा है आपका श्याम सुंदर सुंदर दास, और तीसरा वाला ऑप्शन लिखते हैं वो है आपका जयशंकर प्रसाद, और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है आपके प्रेमचंद, प्रेमचंद। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, क्या है देखिए आपका क्वेश्चन दिया है तितली उपन्यास के रचनाकार है, यानी जो तितली उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है? आपके अज्ञ है, श्याम सुंदर दास है, जयशंकर प्रसाद है, या आपके प्रेमचंद है। आपको बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है। तो आपका आंसर कौन सा सही है इसमें से? तो आपका आंसर सही है, देखिए जयशंकर प्रसाद, यानी कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन एकदम सही है। नोट कीजिए। क्वेश्चन है आपका नमक का दारोगा के कहानीकार हैं, कहानीकार हैं। तो पहला ऑप्शन आपका जैनेन्द्र, ओके, जैनेन्द्र कुमार, कुमार हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन है आपका जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। तीसरा वाला ऑप्शन है हमारा महादेवी वर्मा, और चौथा जो ऑप्शन है वो है हमारा क्या? प्रेमचंद, प्रेमचंद। देखिए ये आपका प्रेमचंद, ठीक है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा है नमक का दारोगा के कहानीकार हैं, तो कौन है आपके? जैनेन्द्र कुमार हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या आपके महादेवी वर्मा है, या आपके प्रेमचंद हैं। तो कौन है? तो इनके हैं आपके प्रेमचंद। कौन है आपके? प्रेमचंद। ओके, ये आंसर आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24, यानी कि 24वां क्वेश्चन आता है, और 24वां क्वेश्चन करते हैं यमा रचना, या यामा, यामा रचना है, ये बताना है आपको यामा रचना है। तो इसका लिख लेते हैं, पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका अज्ञ की, और तीसरा है महादेवी वर्मा, और जो चौथा है आपका वो है आपका सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए तो आपसे क्या पूछा है, जो यमा है आपकी, यामा, जो आपकी यामा रचना है उसके लेखक कौन है, या यामा किसकी रचना है ये बताना है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद है, यज्ञ की है, या महादेवी वर्मा की, या आपके सुमित्रानंद पंत की है। तो ये किसकी है आपकी? ज्यादातर ये कभी भी देखो, कभी भी आपको यमा दे तो आप समझ जाइए ये किसकी होती है, आपकी महादेवी वर्मा की होती है, यानी तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नोट कीजिए। देखिए आपका 24 वाले, यानी 24 के बाद आपका 25, यानी 25 वाला प्रश्न है। देखिए 25 है आपका अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है। तो कौन है? पहला ऑप्शन है इनका सच्चिदानंद,
नंद, हीरा, हीरा नंद, वात्स्यान, वात्स्यान, अज्ञेय। दूसरा ऑप्शन आपका देखिए, दूसरा ऑप्शन है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ओके, तीसरा ऑप्शन है हमारा धर्मवीर भारती। चौथा ऑप्शन है हमारा डॉक्टर ए.पी. जे अब्दुल कलाम। ओके, तो देखिए ये प्रश्न पूछा है आपसे कि अग्र की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं। पहला आंसर है आपका, यानी पहला ऑप्शन है आपका सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, यज्ञ, अज्ञेय। और दूसरा है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और तीसरा है आपका धर्मवीर भारती। और चौथा है आपका डॉक्टर ए.पी.जे अब्दुल कलाम। तो जो आपकी ये पुस्तक है ना उड़ान, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके डॉक्टर ए.पी.जे अब्दुल कलाम। देखो है ना उड़ान, ए.पी.जे अब्दुल कलाम, तो ये इन्हीं की पुस्तक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 26 यानी 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखते हैं। तुलसी ने श्री रामचरित मानस की रचना की है। तो इसका लिख लेते हैं नंबर 1 ब्रज भाषा में, दूसरा है आपका भोजपुरी में, तीसरा है आपका अवधी में, और चौथा जो है वो है आपका खड़ी बोली में। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन पूछा है, जो तुलसीदास जी थे उन्होंने एक रामचरितमानस रची थी यानी लिखी थी, तो वो किस भाषा में लिखी आपको ये बताना है। तो मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा है आपका तुलसी ने यानी तुलसीदास जी ने या तुलसी ने रामचरितमानस किस रचना तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। अब रचना की है तो किस भाषा में की है, आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि ब्रज भाषा में की है या भोजपुरी भाषा में की है या अवधी भाषा में की है या आपकी खड़ी बोली में की है। तो आपको इनमें से बताना है कि किस भाषा में की है। तो जो आपकी श्री रामचरितमानस है उसकी जो रचना की है तुलसीदास जी ने, वो किस भाषा में की, आपकी अवधी भाषा में की है। तो इसका आंसर आपका तीसरा आंसर सही है। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 वाला क्वेश्चन है। अब देखिए 27 वाला प्रश्न जो है आपका वो है हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक है, तो इसका पहला ऑप्शन है आपका सती प्रताप, दूसरा है आपका आजाद शत्रु, और तीसरा जो है आपका स्कंद गुप्त, और जो चौथा दिया है मुझे, जो चौथा वाला है वो है नहुस। कौन सा है? नहुस। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा है हिंदी का प्रथम नाटक है, तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है आपका? या तो आप इसे देखिए, पहला दिया आपको, क्या दिया? सती प्रताप, या दिया आपको आजाद शत्रु, या आपका स्कंदगुप्त, या आपका नहुस। तो जो आपका हिंदी का प्रथम नाटक है वो है आपका नहुस। ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 प्रश्न है आपका। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका आगरा, दूसरा ऑप्शन है आपका मद्रास,
तीसरा ऑप्शन है आपका कलकत्ता, और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका पूना। ओके, तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, आपसे पूछा है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। देखिए आपको ऑप्शन दिए आगरा, मद्रास, कलकत्ता या आपका पुणे। तो आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका जो है वो कहाँ पर है ये बताना है आपको। तो विलियमसन जो कॉलेज है आपका वो कहाँ पर स्थित है, बताइए कहाँ पर है, कहाँ पर है ये, कलकत्ते में। कहाँ पर है, कलकत्ते में। ये आपका आंसर सही है। अब आपका क्वेश्चन आता है 29, कौन सा है आपका 29। देखिए 29 क्वेश्चन करते हैं हम। ये 29 है आपका ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन लिख लेता हूं मैं इसमें आपका कुमार वर्मा, और दूसरा ऑप्शन लिख लेता हूं मैं इसमें आपका जयशंकर प्रसाद। तीसरा आंसर लिख लेता हूं मैं आपका इसमें बालकृष्ण भट्ट, और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया आपको क्या कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। अब ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है तो आपसे पूछा है, मैं आपको पहले भी ध्रुव स्वामिनी वाला एक वो क्वेश्चन अभी मैंने कुछ देर पहले कराया था, तो आप चाहो तो उसे देखकर कर सकते हो। उससे पहले कुछ देर पहले कराया आपको कि ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है या इसके लेखक कौन है, तो उसमें आपको राइटर का नाम मिल जाएगा। तो आप उससे देखकर इसका टिक कर लीजिए। वैसे तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये आप लगा लोगे। पीछे जो क्वेश्चन कराया है ध्रुव स्वामिनी वाला उसमें देख लेना, उसमें लेखक पे टिक हो रहा है, उसी को आप इसमें टिक कर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हमारा 30 वाला। देखिए 29 हो गए, अब आता है 30 वाला क्वेश्चन। कौन सा आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 आता है। ये है आपका जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ। तो पहला ऑप्शन है आपका सन 1919 में, दूसरा है आपका सन 1920 में, तीसरा है आपका सन 1921 में, और चौथा जो है वो है आपका सन 1922 में। ओके, तो देखिए ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं होगा। लेकिन देखिए ये क्या आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कब हुआ ये बताना आपको, इसकी समय बताना है कि किस समय ये वाला कांड हुआ था। तो कब हुआ था ये आपका, तो ये हुआ था आपका 1919 में। ओके, ये आपका 1919 में, और आपके ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो चुके हैं। अब आपको अच्छी तरह से इनको रिवाइज कर लेना है। सारे टॉपिक यानी हिंदी का पूरा पेपर आपका मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, आपका एप्लीकेशन आपको बता चुका हूँ, सारी चीजें बता चुका हूँ, और भी इसके जो सॉल्यूशन होंगे आगे उनको मैं देता रहूंगा। आप करिए अच्छी तरह से। इसी प्रकार से अगर आप इसको अच्छी तरह से करिए, आप इसके बाद में आपका इंग्लिश का, मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है आपका क्लास 10th और 12th सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट